दोस्तों, महाराष्ट्र के इलेक्शन जो है तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे और 23 नवंबर को मतगणना यानी चुनाव की गिनती की जाएगी वोटों की। तो ऐसी सूरत में हमने इससे पहले कहा था कि हम मुद्दों को समझने की भी कोशिश करेंगे और अलग अलग जो है महाजों की नीतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले यहाँ जो समझने की कोशिश करने जा रहे हैं वो है जिसकी सरकार है यानी महायुति, जो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत कर रही है। हमको अगर महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ को और उनकी नीतियों को अगर सही समझ आ सकी तो फिर हम जो है मुखालिफ महाज जो इस वक्त महाविकास आघाड़ी के नाम से जो है काम कर रहा है और जो इस हुकूमत की जगह अपनी हुकूमत बनाना चाहता है, तो क्या इस तरह से दो गुटों के अंदर फैसला कुन एक जो है ऐसे समझ लीजिए कि सियासी जंग होने जा रही है। एक तरफ महायुति है जिसकी मजबूत पोजीशन है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, और हम जानते हैं कि पिछली महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को तोड़कर जिस तरह से तिगड़म करके इस महायुति की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, वो भी लोगों ने देखा। राज्यपाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट के बाद में जिस तरह से दो दो दलों को तोड़ दिया गया, यानी शिवसेना के अंदर जो है एक उद्धव ठाकरे का ग्रुप बना और एक एकनाथ शिंदे का, जो आज यहाँ के मुख्यमंत्री है। दूसरी तरफ एनसीपी को तोड़कर शरद पवार और अजीत पवार, ये दो गुट बन गए। तो एक गुट जो था जिसमें अजीत दादा पवार, शिंदे साहब और साथ में बीजेपी, और बीजेपी को सरेंडर होना पड़ा, जबकि सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की थी। 122 सीट्स के बावजूद फडणवीस साहब को खामोश होकर यानी डिप्टी जो है सीएम की पद जो है कबूल करना पड़ी। फिर तो क्या था, इसका असर जो पड़ा है लोकसभा इलेक्शन में, और लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि लोगों की सिंपैथी एक तरफ शरद पवार साहब की तरफ थी, तो दूसरी तरफ एक सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे साहब की तरफ थी, और इन दोनों की जो है एक महाज बन गया मिलकर कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस को उसका सबसे बड़ा फायदा मिला। महाराष्ट्र जो कि यूपी के बाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे बड़ा जो है प्रांत है, जहां 48 सीट्स है लोकसभा की, और अभी जो विधानसभा होने जा रही है उसमें 288 सीट्स है। तो ऐसी सूरत में हम ये देखेंगे कि यहाँ का जो इलेक्शन होगा वो बहुत ही दिलचस्प भी होगा और इसके मुद्दे बहुत काम कर जाएंगे। 2-3 पहलुओं से महाराष्ट्र जाना जाता है। एक तो ये है कि ये माया नगरी यहाँ पर है, बम्बई यानी मुंबई जिसको कहा जाता है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र जिसकी जीडीपी जो है तकरीबन 41 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जीडीपी रखने वाला राष्ट्र है ये। इसके बाद नंबर आता है तो तमिलनाडु का। तो ये मालदार राष्ट्र या प्रांत, इसका इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इतने बड़े महाराष्ट्र के अंदर कारपोरेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ तक के कुछ तो हम बहुत मारूफ और बहुत ज़्यादा जिनको जाना जाता है वो सारी शख्सियात भी जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा तकरीबन मुंबई में 500 कारपोरेट जगत के लोग रहते हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ सेबी का भी ऑफिस है, यहाँ स्टेट बैंक का जो है सेंट्रल ऑफिस यहाँ पर है, और तरह तरह से जो है यहाँ पर ऐसी समझ लीजिए कि इकोनॉमिकल या आर्थिक लेवल से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं यहाँ पर मौजूद है, जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो भी एक ट्रेड का बहुत बड़ा मरकज़ है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा माया और बहुत ज़्यादा माल रखने वाला ये राष्ट्र और उसकी ये माया नगरी, ये ज़रूर असर कर जाएगी। इसमें देखिए कि हम यहाँ बात करने जा रहे हैं महायुति की। महायुति को
एक 3-4 बेनिफिट्स यहाँ पर हासिल है। सबसे पहला बेनिफिट तो होता है कि किसी भी स्टेट में अगर वहाँ जो हुकूमत हो और वो भी हुकूमत सेंट्रल हुकूमत के साथ मिली हुई हो, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ताकतवर पोजीशन रखती है। ऐसे में वो जो चाहे योजनाओं को डिक्लेयर कर सकती है। मुद्दे तो बात की बात होती है। पहले तो ये हुआ कि महायुति ने एक योजनाओं का जाल बिछा दिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से जो अनाज बांटा जा रहा था वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हमने इससे पहले जिक्र किया था कि महायुति ने माझी लाड़की बहन ये योजना छेड़ दी। आपको याद होगा कि इससे पहले मध्य प्रदेश में जिनको मामा कहा जाता, वहाँ पर मामा शिवराज चौहान की हुकूमत थी, सीएम थे, लेकिन पिछली हुकूमत के अंदर उन्होंने मेरी लाडली बहना के नाम से जो योजना छेड़ी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है वहाँ पर पिछड़ जाएगी, लेकिन उस योजना की वजह से वह बीजेपी वहाँ पर जीत हासिल करती है। ये अलग बात है कि कुछ इख्तलाफात के बाद में शिवराज चौहान साहब को जो है सीएम पद पर मौका नहीं मिला और बाद में बीजेपी ने उनको जो है ये समझ लीजिए कि सेंट्रल मंत्री के अंदर एग्रीकल्चर मंत्री बनाया गया और इस तरह से, लेकिन उनकी योजना ही तो वहाँ पर काम की थी। उसके बाद में इन्होंने एक मुसलसल जो है योजनाओं की जो एक झड़ी लगा दी। जैसा उनको लगा कि रिस्पांस मिल रहा है महायुति को, तो उन्होंने जो है मेरा लाडला भाई एक योजना ये भी लेकर आई। ये अलग बात है कि वो किस हद तक कामयाब हुई। उसमें 6,000 8,000 जो है डिप्लोमा होल्डर को 6,000, डिग्री होल्डर को 8,000 रुपये मिलेंगे, या 12वीं पास को 6,000 और डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो कहाँ तक कामयाब हुई ये अलग पहलू है, लेकिन वो दूसरी बड़ी योजना थी। उसके बाद में मैंने कहा था कि बर्तन बांटने, और बर्तन बांटने में एक इजाफी चीज़ और आई कि एक टाइम का बर्तन भरने की भी बात की गई, यानी कुछ अमाउंट भी दिया गया, और साथ ही साथ किसानों के खाते में पैसा, नौजवानों के खाते में पैसा, और जो स्कीम्स या रुकावट बनी हुई थी उन स्कीम्स में पॉलिसीज़ को इख्तियार करके, नीतियों को इख्तियार करके सही करने की एक कोशिश, किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात कहकर, और फिर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है 25 साल तक मुफ्त करने की बात भी की गई। कहाँ तक ये बातें सही होती है, ये बात की बात है, लेकिन आप है सरकार में, और जब सरकारी हमारी है तो हम डिक्लेरेशन तो कुछ भी दे सकते हैं। तो ये है महायुति की जो है डिक्लेरेशन। और दूसरी तरफ उनके पास मुद्दे जो है बहुत ज़्यादा उनके पास मुद्दे है नहीं। एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का जो है वो है मराठा आरक्षण का। वो मनोज जरांगे पाटिल साहब, जिन्होंने 2011 से मुहिम छेड़ रखी है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में उस पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन उस मराठा आरक्षण के पहलू से भी जब फडणवीस साहब जो है सीएम थे, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि हम मराठा आरक्षण देंगे, और साथ में जो है एकनाथ शिंदे साहब ने भी उसके लिए आश्वासन दिए हैं। तो ये मुद्दा भी अब जो है महाविकास आघाड़ी को कैश करने मिलता है नहीं मिलता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। आरक्षण के मजबूत से, आरक्षण का मौजू जो है महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत मजबूत पोजीशन है वहाँ पर, इसलिए कि आरक्षण एक ऐसा इशू है, आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अलग से छेड़ेंगे। आरएसएस, मैंने पहले कहा था कि वैचारिक जो है संगठन है बीजेपी का, या जो हिंदुत्व के आधार के ऊपर जो तहरीकें चलती है, उनका एक वैचारिक संगठन है, और वो आरक्षण के फेवर में पहले से ही नहीं रहा। हाँ, आरक्षण अगर दिया भी जाए तो उसके लिमिटेशन के साथ में, तो इस पर हम ज़रा तफसील से बात पे बात करेंगे। तो आरक्षण के मौजू पर तो वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देती है महायुति। एक तरफ उन्होंने जो है माहौल को गरमाया, और आप जानते हैं कि बीजेपी अक्सर जो है इस मामले में बहुत आगे रही है। वो ये है कि माहौल को पोलराइज किया जाए, प्रागंदा किया जाए। अगर माहौल ख़राब होगा तो सारे जो हिंदू वोट है, यानी एक कम्युनिटी के वोट एक तरफ हो जाएंगे, और इस तरह कांग्रेस के खाते में इस अक्सरियती तबका यानी इस मेजॉरिटी के वोट जब कट जाएंगे तो बाकी माइनॉरिटी या दलितों के वोट जमा करके भी कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, या फिर जो है महाविकास आघाड़ी कुछ नहीं कर सकती। ये उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है। इसलिए आप देखिए कि वो रामगिरी महाराज का मामला हो,
या फिर नीतीश राणे का जो है ऊट पटांग बातें करना हो, या फिर विशालगढ़ के अंदर जो है माहौल का ख़राब होना हो, या फिर हम देखते हैं कि रत्नागिरी के अंदर जो है गर्मा गर्मी हो जाना विजयदशमी के टाइम पर, या विदर्भ के अंदर जो है कुछ माहौल का ख़राब हो जाना, ये सारे पहलू ऐसे हैं कि जिसकी तफसीलात में न जाते हुए ये मुद्दा जो होता है, ये मुद्दा जितना गरमाया जाए, इससे ये होगा कि जज्बाती नौजवान जो होते हैं, गुस्सैल नौजवान जो होते हैं, वो इसको रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने में तो उनका काम हो जाता है। बस वो तो चाहते हैं कि रिएक्शन हो और वो आसानी के साथ में अपने मकसद को हासिल कर ले। तो आप और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये पोलराइज करने की कोशिश, ये ध्रुवीकरण, जिस पर हमने एक कैसेट भी बनाई थी, ये ध्रुवीकरण जो है बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इस पहलू से भी जो है महायुति कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बहुत सारे मुद्दे जो यहाँ की आवाम के हैं, जो यहाँ रोज़गार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो छुप जाते हैं। बड़े बड़े मुद्दे जो है, जब आप पेट भरने के लिए रोटी दे दें और फिर उसके बाद में बड़े बड़े आश्वासन अगर हुकूमत की तरफ से दे दें, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर आप रूलिंग पोजीशन में हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके आश्वासन, आपके दिलासे लोगों पर असर ज़रूर करते हैं। देखें अब ये किस हद तक असर करते हैं। तो आज महायुति की पोजीशन हमने पेश की है। आने वाली वीडियो के अंदर हम वहाँ विकास आघाड़ी की क्या पॉलिसीज़ है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनका क्या स्टाइल है, पहले उसको भी बयान करेंगे। फिर हमने कहा था कि तीसरे पहलू से, यानी ये है कि अदरवाइज अदर अपक्ष हो या फिर अदर जो है युति जो इस महाराष्ट्र में काम कर रही है, या अलग अलग पार्टियां जो काम कर रही है, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।